मैं प्रतिमा मिश्रा, अमेठी न्यूज चैनल AISG 46 आपको जल संसद का लाइव टेलीकास्ट यहां अमेठी न्यूज चैनल पर दिखाऊंगी। रूलिंग पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति, होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। हमारे साथ ऑपोजिशन की तरफ से श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री नवजोत सिंह सिद्धू और मायावती जी उपस्थित हैं। तो चलिए संसद की तरफ चलते हैं। अमेठी न्यूज चैनल पर बने रहिएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है जल प्रदूषण। आज की संसद में हम जल के प्रमुख विषय पर चर्चा करेंगे। आज की संसद की बड़ी समस्या जैसे गंगा जैसी पवित्र नदी को अपवित्र क्यों कहा जा रहा है, ऐसे प्रश्नों का हम आज उत्तर देंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊं। ये देश वो देश है जो देशों में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र में होने के बाद जिस तरीके के निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ इस लोकतंत्र के उत्साह को बढ़ाया जाता है, इस उमंग और उत्साह के साथ, इस विश्वास के साथ हम उनके बुनियादी सवालों को उठाएंगे। इस विश्वास और भरोसे से हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। माननीय सभापति, मैं इस जल संसद में प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। अनुमति के लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न है कि लगातार गिरता जल स्तर एक चिंता का कारण है और बढ़ते प्रदूषण से बीमारियां बहुत फैल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे। इन समस्याओं के चलते क्या कदम उठा रही है हमारी सरकार? क्या कुछ कर भी रही है हमारी सरकार? सरकार की योजना है कि भूजल स्तर में गिरावट ना आए। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस पानी को जमीन में इंजेक्ट करने की योजना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर अब तक काफी अधिक रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक शीर्ष संगठन है जो अभी भूजल समस्याओं से निपट रहा है। हमारी योजना देश की भूजल संसाधनों के स्थायी उपयोग की निगरानी और सक्षम बनाने के लिए भूजल नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना है। सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ ही होगा। वैज्ञानिक प्रणाली और प्रथाओं को लागू करने के लिए, जिसके बाद भूजल उपयोग में निरंतर वृद्धि होगी। सूचना, कौशल और ज्ञान का प्रसार करना, जिसके बाद जो क्षमता निर्माण और भूजल क्षेत्र में बड़े पैमानों पर जागरूकता लाने में मदद करेगा। पानी की बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों में निवेश एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि भारत को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक नुकसान से उबरने में समय लगेगा। फिर आप इन फैसलों को कैसे सही ठहरा सकते हैं, यह जानकर भी कि यह हमें आर्थिक अवसाद में ले जा सकते हैं? As the relationship between water security and economic growth is already evident, our government believes that long-term investment in water sector is key for sustainable development and inclusive growth. Now, to assure the Parliament how this investment won't negatively impact the country's economy, I would like to talk about the long-term investment and funding program of the government, which will be included in Budget 2022. Firstly, our long-term investment in resilient water infrastructure will deprive the need of rebuilding the structure again to encompass new and upcoming technologies, and instead include all the technologies in the first bid itself, so there will be no wastage of money in rebuilding. Also, as the government isn't planning on doing any short-term investment soon, the economy won't suffer. Secondly, the lack of water knowledge makes water more polluted, as people are unaware of the unavoidable causes of water pollution and its drastic effects. However, our government has taken the initiative of educating people about water cleanliness by the medium of voluntary initiatives like Namami Gange in Uttar Pradesh, which has its own online portal, wherein students, children, and adults
can take up quizzes or any other interactive activity to learn more about Ganga. Furthermore, I would like to brief the Parliament about the special allocation given to our government's flagship program, Jal Jeevan Mission in Budget 2021. The prominent Water Sanitation Mission has been allocated a whopping 11,500 crores of fundings and also saw an increase of 15% since last year's budget, which was 10,000 crores. This mission will subsequently help to achieve our government's dream of Clean Water for All 2024. To conclude, I would like to assure each and every member of the Parliament that the government is taking the necessary steps for efficient water management in all sectors, especially finance. The Finance Ministry is also working on a proper framework for water fundings. Apart from the mentioned steps, we are giving out jobs to those from the financially weaker strata in water infrastructure projects, which provides a way of giving these people clean drinking water and jobs, which will eradicate poverty and boost the economy. Thank you. जी, जैसा कि आप जानती है, इंडिया के फिशरी एक्सपोर्ट जीडीपी की तकरीबन 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट अराउंड 14.5 मिलियन यानी कि 140 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 4 मिलियन यानी कि 27% ही महिलाएं हैं। इतने महत्वपूर्ण सेक्टर में इतनी कम महिला आबादी होने पर क्या विचार है आपके? क्या इस सेक्टर में महिलाओं का उद्धार आपके एजेंडा में है भी? और इसके सुधार के विषय में आप क्या क्या कदम लेने की सोच रहे हैं? और दूसरी बात, आप अपने मुख्य विषय पर ही रहिए ना, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? क्या आपको पता नहीं हमारी आज की संसद का विषय ही जल है? ओ जी मैडम जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, फिर बोलिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी का इतना ज्यादा उपयोग होता है, एक कपड़ा बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी का उपयोग होता है। कहाँ है हमारी सरकार? कुछ कर भी रही है हमारी सरकार? जरा आप मेरे को बताएंगे पानी कहाँ से बच रहा है? कपड़ा उद्योग विभिन्न कार्यों के लिए पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। 70% पानी का पूर्ण उपयोग किया जाता है, जो दर्शाता है कि केवल 30% पानी का उपयोग किया जाता है, जो कि अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा से बहुत कम है। कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पानी का निपटान सही तरीके से किया जाता है, इसे नदियों में छोड़ा नहीं जाता है। निस्तारण से पहले पानी का उपचार किया जाता है। पानी के मुद्दों पर निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर ध्यान दिया गया है और सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जल नीति शुरू की गई है, जिसमें आगामी वर्षों में पानी के वितरण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अगले कदम शामिल हैं। कई सामुदायिक संगठनों जैसे कि वाटरशेड मैनेजमेंट एसोसिएशंस, वाटर यूजर्स एसोसिएशन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समितियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी सुविधा प्रदान की जानी है। पानी के वितरण पर सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। मेरा प्रश्न अमित शाह जी आपसे है कि गंगा जैसी पवित्र नदी को अपवित्र कहा जा रहा है, क्या आपकी सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? नमामि गंगे ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार और नदी विकास द्वारा हुई है। यह तो ठीक है, आपकी सरकार ने और कोई कदम उठाए हैं? एनडीए सरकार ने कई ऐसे जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे कि गंगा बचाओ आंदोलन। अपने समर्थकों के रूप में संतों और सामाजिक विज्ञान कार्यकर्ता के साथ गांधीवादी अहिंसक आंदोलन, राष्ट्रीय महिला संगठन NWO और कई अन्य ऐसे संगठन भी इस कारण से रुचि लेते हैं। ये काम जल शक्ति ने किया है। राहुल गांधी जी, सबसे पहले आप हमारा जवाब दें। आप हमेशा बीजेपी से सवाल करते हैं और बीजेपी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब कभी नहीं देते हैं। क्या आपने GD अग्रवाल जी से किया वादा पूरा किया? आपने अपने वादे को सफल बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया,
फिर आपको बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी ने तो पानी के क्षेत्र में कई काम किए हैं और सफलता भी पाई है। मेरी राय में श्री अमित शाह जी नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में सही कह रहे हैं। पंजाब में प्रमुख 10 शहरों में जल भराव की समस्या से बचने के लिए जल निकासी लाइनें तय की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में 300 से अधिक चेक डैम के निर्माण के आदेश दिए हैं। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के आदेश से लोगों ने खेतों में छोटे तालाब बनवाए हैं, जिनसे उन्हें रोजगार में बहुत फर्क आया है। अगर मैं कांग्रेस से ज्यादा गिनती करना शुरू कर दूं तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी। ये तो बीजेपी की ओर से पानी को लेकर किए गए कुछ प्रयास हैं। – 2016 में बीजेपी सरकार ने यह वादा किया था कि वह 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और अब 2021 के आते ही मोदी जी ने ऐसे फार्म लॉज पास किए हैं जिनसे गरीब किसान रिच कॉर्पोरेट्स के गुलाम बन जाएंगे। खैर, वो तो बात की बात। इसी प्रकार मोदी सरकार ने यह भी वादा किया था कि वह अपने नल से जल परियोजना को 2022 तक प्राप्त कर लेंगे, परंतु अब 2022-2024 बन चुका है। तो क्या जनता यह ना समझे कि बीजेपी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता को भड़का रही है? बीजेपी सरकार अच्छे दिन कब आएंगे? माननीय सभापति जी, मैं सोनिया गांधी जी को यह बताना चाहता हूं कि मैं आपके द्वारा उठाए दोनों सवालों का उत्तर देने से पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजादी के इतने सालों बाद बीजेपी गवर्नमेंट कम से कम इन मूलभूत सुविधाओं पे काम तो कर रही है। नहीं तो पहले की सरकारों ने तो इस पे कोई काम ही नहीं किया था। किसानों के लिए रिफॉर्म लाना, सस्ती बिजली देना, मुफ्त घर देना, मुफ्त इलाज की सुविधा देना, हर महीने 2000 रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराना, इन सब कार्यों से किसानों की आय दुगनी अवश्य होगी। ऑपोजिशन के सदस्य कृपया ये भ्रम ना फैलाएं कि किसान अमीरों के चंगुल में फंस रहा है, अपितु वो बिचौलियों के चंगुल से बच रहा है। कमीशन खोरी भी समाप्त होगी। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं। शुद्ध पेयजल मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है और 2024 से पहले ही ये प्रयास है कि भारतवर्ष के हर नागरिक को नल से शुद्ध जल मिले, जिसके लिए वह कई दशकों से इंतजार कर रहा था। ये बीजेपी गवर्नमेंट की ही कटिबद्धता है जो इतना बड़ा काम इतने कम समय में करने का बीड़ा उठाया है। 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन 1 साल में लगाए गए हैं और 2024 से पहले 14 करोड़ बचे हुए घरों तक जल जीवन मिशन के तहत पेयजल मुहैया कराया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 70वीं लोकसभा के गठन के बाद आज पहली बार हम सभी जल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए संसद में एकत्रित हुए हैं। माननीय संसद गणों, हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं? भारत के सामान्य मानवों की आकांक्षाओं व आशाओं की पूर्ति के लिए हम किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध एवं समावेशी ऐसे राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देखा है। उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पित होकर के अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यह समय की मांग है और देश की भी अपेक्षा है। माननीय संसद गणों, जल संकट को हमें गंभीरता से लेना होगा और जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीति से दूर रखना होगा। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ सरदार सरोवर डैम का। यह डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, परंतु दशकों तक इसको मंजूरी नहीं मिली। फिर 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। उस समय 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वह पूरा होते होते 60 से 70 हजार करोड़ तक पहुंच गया।
इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी उसे रोकने का प्रयास हुआ, हमने आकर इसे पूरा किया। मुझे यूपी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना पड़ा था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी सरकार ने इसे पूरा किया। इससे आज करीब 4 करोड़ लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। मेरी सभी आदरणीय संसद महोदयों व एनजीओ से प्रार्थना है कि हमें जल संचय को महत्व देना है और इसके लिए हमें जल को बचाने के हर संभव प्रयास करने हैं। हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर हमें आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल कार्य है, पर हमने ठाना है और हम करेंगे। जल संचय की जिम्मेदारी है जल सिंचन। दुनिया में यह साबित हुआ है कि शुगर केन की खेती में माइक्रो इरिगेशन फायदा करता है, लेकिन अभी भी हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। किसानों को कौन समझाएगा? सरकार की योजना है और पैसे मिल सकते हैं, पानी बचाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऐसी अनेक चीजें हैं जहां हम बूंद बूंद पानी बचाकर देश को आगे बढ़ाना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन पर इस पर चर्चा के लिए वक्त दिया। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय संसद व संसदगण इस विषय पर सोचेंगे और ऐसे कदम उठाएंगे जो देश के हित में है और आम जनता के हित में है। धन्यवाद। इस मुद्दे को हमें आज समाप्त कर देना चाहिए। जो इसकी समाप्ति के पक्ष में है वो हाँ कहे, हाँ। जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे, ना। मेरे हिसाब से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। आज की जल संसद काफी मजेदार रही, तो चलिए अगली संसद में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैं प्रतिमा मिश्रा, एमिटी न्यूज चैनल से, धन्यवाद।